हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारे डीएनए डायग्नोस्टिक्स के लेक्चर सीरीज में आज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जेनेटिक एनालिसिस ह्यूमन डिजीजेस को कैसे डायग्नोस कर सकती है और वो कौन सी डिजीज है जो जेनेटिक एनालिसिस के द्वारा इजीली डायग्नोज हो जाती है और उन्हें फिर ट्रीट भी किया जा सकता है और उन्हें अवॉइड भी किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं या वो कौन से मेथड्स हैं, जैसे हम पीसीआर को लेते हैं या फिर हम एफआईएसएच फिश को लेते हैं। तो ये सब कौन कौन से वो टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम जेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं डायग्नोस्टिक के लिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? जेनेटिक टेस्टिंग इज द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए और टू डिटेक्ट जेनेटिक मटेरियल टू आइडेंटिफाई जेनेटिक चेंजेस। ठीक है, तो जेनेटिक टेस्टिंग बेसिकली क्या है? लेबोरेटरी एनालिसिस है, जब हम लैब में एनालाइज करते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल को, जिसमें क्या आता है? क्रोमोसोम आता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, सब कुछ आता है इसके अंदर। और हम देखते क्या है, उसमें जो प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल उसको देखते हैं और उसकी वजह से होने वाले कोई जेनेटिक चेंज अगर वहां पर प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक एनालिसिस बोलते हैं। उसके बाद में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, हम सबको पता है। और इन्हीं स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स को हम कहते हैं जीन्स, जो कि क्या करती हैं? आरएनए को बनाने के काम आती है। आरएनए को बनाने वाली या ट्रांसक्राइब करने वाली इंफॉर्मेशन इन जीन्स में होती है। तो इन्हीं जीन्स को एनालाइज करके, इनके सीक्वेंस को एनालाइज करके हम ये देख सकते हैं कि क्या वहां पे कोई भी वेरिएशन प्रेजेंट है या कोई वेरिएंट प्रेजेंट है, जो कि हम म्यूटेशन के नाम से जिसको जानते हैं। ठीक है, और इस वेरिएशन की वजह से या फिर ये अनवांटेड जो है चेंज जो प्रेजेंट है वहां पे, जो हमें नहीं चाहिए, जो यूजुअल जो डिफॉल्ट तरीके से हट कर है, उसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, और उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं जेनेटिक एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, ज़्यादातर जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं वो अक्सर क्या होता है, जिस पर्सन में प्रेजेंट होते हैं उस पर्सन की हेल्थ को नहीं खराब करते हैं, बल्कि वो किसी डिजीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऐसा कब होता है? अक्सर ऐसा होता है रेसेसिव डिजीजेस में, जब जो पर्सन होता है वो एज अ कैरियर बिहेव करता है। ठीक है, एज अ कैरियर बिहेव करता है, जिसको खुद तो डिजीज नहीं होता है लेकिन वो आगे जाके डिजीज को कॉज करने में हेल्प करता है। तो जेनेटिक एनालिसिस हमने समझा था पिछले भी लेक्चर में, और इसमें भी हमने एक बार देख लिया कि क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग कैसे करी जाती है। तो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए हमें जो है जो सैंपल चाहिए, पहले हमें वो देखते हैं। ठीक है, हमें जिस पर्सन का जेनेटिक एनालिसिस करना है उसके बॉडी से कैसा सैंपल हम यूज कर सकते हैं? ब्लड, यूरिन, सलाइवा, बॉडी के टिश्यूज, बोन मैरो, हेयर, कुछ भी यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपको जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होने का चांसेस है। ठीक है, वहां पे हम सब जगह पे सैंपल को उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मटेरियल को लेके आप किसी ट्यूब में लेकर आप लैब में सबमिट करते हो, फ्रोजन या फिर मतलब उसको फ्रीज करने से उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लैब में जब इसको रिसीव किया जाता है तो वेरियस टेक्निक के द्वारा उसमें से जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट किया जाता है। जैसे हेयर है तो ये पूरा हेयर नहीं यूज किया जाएगा, हेयर में से क्या आइसोलेट किया जाएगा? डीएनए, आरएनए जो भी हमें यूज है वो हम उसको आइसोलेट कर लेंगे उसमें से। ठीक है, वो हम आइसोलेट कर लेंगे और फिर उससे हम एनालाइज करेंगे कि जीन का सीक्वेंस में क्या चेंज आया है। अब देखिए, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल जीन के चेंजेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस जहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसको फाइंड करने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, हम ये जो लैब टेस्टिंग है उसके अलावा और भी हम क्या देख सकते हैं? उस पर्सन का कोई सिम्टम है या फिर उस पर्सन की कोई फैमिली हिस्ट्री अगर जेनेटिक डिजीजेस की रही है तो उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं बायोकेमिकल टेस्टिंग के अलावा। ठीक है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो बीमारी है उसका क्या है? उसका एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ सिम्टम है, मतलब हमें पता है कि अगर किसी पर्सन के अंदर ये चीजें हो रही हैं तो चांसेस हैं कि उसको सिस्टिक फिब्रोसिस है। तो और इस म्यूटेशन को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है?
हम लोग कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि म्यूटेशन जो है वो सिर्फ एक जीन में ही हुआ है और यही सिस्टिक फाइब्रोसिस का कॉज होता है, लेकिन उसके सिम्टम्स क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है इसलिए हम लोग इसे पहले ऐसे ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर बायोकेमिकल कंफर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो टेक्निक जो देखनी है हमें आज कि हम किस किस टेक्निक के या फिर मेथड के द्वारा जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला है पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एक कॉमन टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक डीएनए सेक्शन की न्यूमरस कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक डीएनए सेक्शन था, इसको आपने, ये आपका होल डीएनए था, इसमें से आपने एक सेक्शन को आइसोलेट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, आप एम्पलीफाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरियस कॉपीज बना देंगे। ठीक है, और इसको क्या कहा जाएगा, एम्पलीफाई करना कहा जाएगा। उसके बाद में क्या करता है ये इससे हमें क्या फायदा होता है, ये उन जीन्स को या फिर उन रीजन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करता है जहां पर हमें लगता है कि कोई चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये छोटी क्वांटिटी में रहा तो इसको एनालाइज करने में हमें दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको एम्पलीफाई कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास ये लार्ज क्वांटिटी में रहे और हम इजीली इसका एनालिसिस कर सकें। डीएनए को कॉपी करने के लिए ये मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, पीसीआर मेथड का। ठीक है, और उसके बाद कॉपी करने के बाद इसका या तो आप सीक्वेंसिंग कर सकते हैं या फिर अदर टेक्निक के द्वारा भी एनालाइज कर सकते हैं कि सीक्वेंस में क्या जो है खामी पाई गई है या फिर सीक्वेंस में क्या है चेंज जो पाया गया है जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रहा है। इसको हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन के उसी जीन के सीक्वेंस से कंपेयर करके देख के जान सकते हैं। ठीक है, और इसका मदद से हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक वेरिएंट को जान सकते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि किसी कैंसर या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर का रीजन जान सकते हैं कि सीक्वेंस में क्या चेंज आया जिसकी वजह से हमें ये डिजीज कॉज हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपकी एक पीसीआर मशीन जहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा इसका सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर आपके सैंपल्स लोड होते हैं, डिजिटल डिस्प्ले से आप टेम्परेचर सेट करते हो, टाइम सेट करते हो और उसके बाद में आप जो है यहाँ से टाइमर लगा देते हो और स्टार्ट करते हो। यहाँ से हीट रिलीज होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर तक जाता है और यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन होकर डीएनए सैंपल्स आपके रेडी हो जाते हैं। ठीक है, कॉपी हो जाते हैं। तो ये थी पहली टेक्निक जो थी पीसीआर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सेंगर सीक्वेंसिंग। अब पीसीआर से आपने अपनी कॉपीज को एम्पलीफाई तो कर लिया, लेकिन उससे हमें सिर्फ हाई अमाउंट में उस डीएनए की कॉपी मिली, उससे हम कुछ टेस्ट नहीं जान पाए कि क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम उसे कंफर्म करेंगे क्या हो रहा है वहां पर, उसे एनालाइज करेंगे। तो सेंगर सीक्वेंसिंग को जो सबसे ही जो है स्टैंडर्ड टेक्निक मानी जाती थी डीएनए सीक्वेंसिंग के फील्ड में, और इसी से पता चलता था कि किसी जीन में क्या चेंज आया है। स्पेशली सिंगल जीन्स के लिए इसको माना जाता था, मतलब सिंगल, इसकी रेंज जो है वो छोटे जीन्स के लिए, छोटे सीक्वेंसेस के लिए एक समय में, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या करता है कि स्पेशल केमिकल की मदद से ये क्या करता है, मार्किंग करता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड पे। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को मार्क करता है और सारे को अलग अलग कलर से मार्क करता है, फ्लोरेसेंट डाई से मार्क करता है। जो हमारे 4 बेसेस हैं ए, टी, सी और जी, ठीक है, चारों को अलग अलग हमने फ्लोरेसेंट डाई से जो है मार्क कर दिया। उसके बाद क्या होता है, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें भी सेंगर सीक्वेंसिंग के जैसा ही टेक्निक को इस्तेमाल किया गया था। सेंगर सीक्वेंसिंग को रिलायबल तो कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट सीक्वेंसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं और इसलिए बहुत ही लेंदी हो जाता है और बहुत ही टाइम टेकिंग भी हो जाता है, साथ ही साथ कॉस्टली भी हो जाता है, क्योंकि इसमें मैनुअली आपको एक एक सीक्वेंस का देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट है पूरे सेंगर सीक्वेंसिंग का। ये पूरा एक आपका समराइज्ड वे है सेंगर सीक्वेंसिंग के मेथड का। तो सेंगर सीक्वेंसिंग से हमें क्या पता चलता है, जीन का सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हमें पता चलता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास देखिए, आप हेल्दी पेशेंट, जो हेल्दी पर्सन है उसके भी जीन का ऐसे सीक्वेंस कर लेंगे सेम रीजन का, और जो डिजीज्ड पर्सन है उसके भी सेम रीजन का आप यहाँ पर इसी तरीके से सीक्वेंस निकाल लेंगे। तो आपके पास 2 सीक्वेंस हो गए, फर्स्ट सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस। ठीक है,
अब आप दोनों सीक्वेंस को मैच करेंगे कि एक हेल्दी पर्सन का सीक्वेंस क्या था और एक डिजीज पर्सन का सीक्वेंस क्या था। अगर इस सीक्वेंस में कहीं भी किसी न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आता है, कहीं पे जी की जगह कहीं पे सी प्रेजेंट है या ए प्रेजेंट है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस चेंज की वजह से ही शायद ये डिजीज कॉज हो रही है। ठीक है, तो ये था एनालिसिस सीक्वेंस का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग का एक मेथड जो है कि आजकल बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है, वो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ठीक है, इसमें क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 2003 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और पूरा डेकेड लगा हमें फाइनलाइज करने में कि एक सिंगल पर्सन के जीनोम को मतलब सीक्वेंस का क्या कैरी कर रहा है वो सीक्वेंस, अगर हम सैंगर सीक्वेंसिंग से उस सीक्वेंसिंग को करते। ठीक है, और आज क्या है, बहुत सारे फास्टर सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इसी टास्क को क्या कर सकते हैं, थोड़े दिनों में कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। और इन्हीं सारे सीक्वेंसेस के मेथड्स को क्या बोला जाता है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या फिर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो उसी को हम एनजीएस टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। वो बहुत फास्ट क्यों है, क्योंकि वो एक ही मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ टाइम में क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस को वो जो है सीक्वेंस कर सकते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक साथ ही कर सकते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, और इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग 22,000 जीन्स को हम लोग एनालाइज कर सकते थे, जिससे कि प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्रोटीन कोडिंग सेक्शन ऑफ जीन्स को क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है, और उन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोम कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी प्रोटीन कोडिंग सेक्शन है जीन के, उसको एक्सॉन कहा जाता है, और एक पर्सन के अंदर जो पूरा का पूरा एक्सॉन प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है, एक्सोम। ये वैसा ही है जैसा कि एक पर्सन के अंदर जितनी प्रोटीन प्रेजेंट है सबको मिला के क्या कहा जाता है, प्रोटियोम। जितने हमारे आरएनए प्रेजेंट है उस सबको मिला के क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्टोम। उसी तरह से एक पर्सन के अंदर जितने एक्सॉन प्रेजेंट है उन सबको कंबाइंड वे में क्या बोला जाएगा, एक्सोम। ठीक है, अब ऑल ऑफ द जीन्स both coding and non-coding portion along with the areas between the genes are called genome। जीनोम जो शब्द है वो पूरा मतलब पूरी की पूरी आपकी जीनोम के स्ट्रक्चर को बताता है, मतलब कि जिसमें कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं, और नॉन कोडिंग और कोडिंग सीक्वेंसेस के बीच में जो जगह है वो भी उसमें इंक्लूड किया जाता है जीनोम में। ठीक है, तो एनजीएस क्या कर सकता है, ये पूरे के पूरे एक्सोम को या फिर जीनोम को ये आपको एनालाइज करके दे सकता है। जब ये ऐसा करता है कि मतलब ये पूरे एक्सोम को ही एनालाइज करता है, तब इसको क्या कहा जाता है, होल एक्सोम सीक्वेंसिंग। और अगर ये पूरे के पूरे जीनोम को एनालाइज करता है तो क्या कहा जाता है, इसे होल जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, ये एक ओवरव्यू है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के मेथड्स का। तो यहाँ पर देखिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग मिल रही है। ठीक है, ये आपको जीनोम सीक्वेंसिंग मिल रही है, एक्सोम सीक्वेंसिंग मिल रही है, और टारगेटेड जीन पैनल मिल रहा है। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग में होल जीनोम को हम एनालाइज कर रहे हैं, एक्सोम सीक्वेंसिंग में हम सिर्फ एक्सॉन्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, और टारगेटेड जीन पैनल में सिर्फ स्पेसिफिक जीन्स को कर रहे हैं। तो ये है अलग अलग तरीके की हमारी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की टेक्निक्स। इसमें भी हम सीक्वेंस ही पता कर रहे हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, हेल्दी पर्सन के सीक्वेंस से डिजीज पर्सन के सीक्वेंस को कंपेयर करेंगे कि क्या कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। फोर्थ है हमारा क्रोमोसोम एनालिसिस, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या होता है, कैरियोटाइपिंग में क्या होता है कि हम सेल्स को ग्लास स्लाइड पे प्लेस करते हैं और उसके बाद में उसमें से होल क्रोमोसोम, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्लाइड को हम स्पेशल डाई से स्टेन करते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर से देखते हैं और फिर उसकी पिक्चर्स लेते हैं, और उसके बाद में उन पिक्चर्स को, वो जो हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स हैं उसको पीसेस में कट करते हैं, जिससे कि क्या हो, क्रोमोसोम पेयर्स को अरेंज किया जा सके और मैच किया जा सके। ठीक है, each chromosome pair is assigned a special number from 1 to 22 and then x and y that is based on its staining pattern and size। उस स्टेन के बेसिस पे हम साइज के बेसिस पे और उस स्टेन के बेसिस पे क्या करते हैं, उसे अरेंज करते हैं, पूरे पूरे क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, कैरियोटाइपिंग। ठीक है,
जब हम एक पर्सन के पूरे क्रोमोसोम्स को एनालाइज करते हैं तब उसको कहा जाता है कैरियोटाइपिंग, और ये साइज के बेसिस पे होता है। और इसकी मदद से बहुत सारे डिसऑर्डर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम जो है, जिसमें क्या होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर, 21st प्लेस पे। तो इससे हमें पता चल जाएगा जब हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम की साइज और नंबर को देखेंगे तो, कि यहाँ डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि जब हम एनालाइज करेंगे कि हमारे सारे क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, साइज क्या है, तो हमें पता चलेगा कि 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा हमें क्रोमोसोम मिल रहा है 21st पोजीशन पे। और शायद डाउन सिंड्रोम जो है इसी एक मतलब जो हमारे साथ म्यूटेशन कह लीजिए या फिर जो इसके अंदर चेंज आया, इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम कॉज हो रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पर 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है ए ग्रुप में, जहां पर कि 2 होने चाहिए, तब इसको क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी कहा जाता है, ठीक है, जब 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। और इसी की मदद से हम मिसिंग क्रोमोसोम्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होने के बजाय सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम लेस प्रेजेंट होता है, और तब उसको क्या कहते हैं, मोनोसोमी। मतलब अगर यहाँ पर 2n-1 होगा तो क्या बोलेंगे, मोनोसोमी कहेंगे, और अगर 2n+1 होगा तो बोलेंगे ट्राइसोमी, ठीक है। तो इस तरीके से कैरियोटाइपिंग करके भी आप जान सकते हैं कि क्या क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या क्रोमोसोम के नंबर में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्रोमोसोम का पीस रहेगा, ठीक है, जिसको पूरा होना था, वो ब्रेक हो जाएगा और किसी और क्रोमोसोम से जाके अटैच हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे या रीअरेंजमेंट बोलेंगे। जब ऐसा होता है तब भी वो किसी डिजीज या डिसऑर्डर में रिजल्ट करता है, जैसे कि क्रोनिक माइलोगोनस ल्यूकीमिया, ये बहुत ही वाइडली स्प्रेड कैंसर की डिजीज है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्रोमोसोम 9 का एक पार्ट है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और वो जाके कहाँ पे अटैच हो जाता है, क्रोमोसोम 22 पे, और इसकी वजह से ही ये क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया कॉज हो रहा है। यहाँ पर एक फ्यूजन जीन बन रही है जिसका नाम है BCR-ABL1 फ्यूजन जीन, इसकी वजह से कॉज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही बर्किट लिम्फोमा, ये भी एक अलग जो है कैंसरस डिजीज है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम 8 का एक पीस जाके क्रोमोसोम 14 पे जुड़ जाता है। ये भी अनदर एग्जांपल है जहां पर ट्रांसलोकेशन की वजह से डिजीज कॉज हो रही है, डिसऑर्डर कॉज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो कैंसर का भी कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमने उसकी कैरियोटाइपिंग की और हमें पता चला कि उसका क्रोमोसोम 8 का कोई पीस जाके क्रोमोसोम 14 में अटैच है, तो हम आगाह हो जाएंगे, हम डायग्नोस कर लेंगे कि हाँ इस पर्सन को कैंसर हो रही है, ठीक है। तो यही तो डीएनए डायग्नोस्टिक हुआ जेनेटिक एनालिसिस की मदद से, ठीक है। और ये क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन जो होते हैं यही डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि जो ब्रोकन पीस होता है वो न्यू क्रोमोसोम से मिलता है और स्पेशल जीन के पास मिलता है, जिसकी वजह से वो उस क्रोमोसोम में कोई एक नया जीन एक्टिवेट कर देता है। शायद वो ऐसी जीन हो जिसके एक्टिवेशन से, या अगर मान लीजिए उस जीन को ऑफ कर दिया तो उसके ऑफ होने से ही ट्यूमर सेल प्रोड्यूस हो रहे हो, ठीक है। Translocations can sometimes be seen under the microscope if a special stain is used via karyotyping, ठीक है। तो ये ट्रांसलोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत काम आता है। आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारे सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसको अगर आप इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, साइज के हिसाब से रखोगे, तो ये मान लीजिए एक हेल्दी पर्सन का कैरियोटाइप है और इसी के साथ आप एक डिजीज पर्सन के कैरियोटाइप को कंपेयर करोगे, ठीक है। तो जहां जहां आपको डिफरेंस दिखेगा स्ट्रक्चर में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल से हटके है, और यही वो जगह है जहां पर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जान सकते हो कौन सी डिजीज है किस जेनेटिक चेंज की वजह से। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसको नॉर्मली फिश कहते हैं, और इसमें क्या होता है, हम क्रोमोसोम के अंदर होने वाले चेंजेस को देख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक जीन सेगमेंट लेंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, लाइट अप कर सकते हैं या फिर फ्लोरेसेंट कर सकते हैं, मतलब वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, जब वो बाउंड होगा किससे, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोब से। प्रोब क्या है, डीएनए का ही एक शॉर्ट सेगमेंट है जिसपे मार्क लगा होता है या जो मार्क्ड होता है उसको हम प्रोब कहते हैं, ठीक है। टैग्ड होता है, टैग्ड डीएनए सीक्वेंस जिसको हम प्रोब कहते हैं, ठीक है।
आप एक से ज़्यादा प्रोब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई बाइंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। साइटोजेनेटिस्ट जो होते हैं वो कंपेयर करते हैं इसी तरीके से कि जो प्रोब्स हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लोकेटेड है या उन्होंने अपना लोकेशन जो है चेंज किया है क्रोमोसोम पे। और इसी तरीके से हमें पता चलता है कि क्या सीक्वेंस में कोई चेंज आया है या नहीं आया है। अगर देर आर मोर और फ्यूअर कॉपीज ऑफ अ प्रोब देन इन अ नॉर्मल सेल, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस स्पेसिफिक सीक्वेंस की कितनी कॉपीज प्रेजेंट है, क्या वो उतनी ही है जितनी नॉर्मल सेल में होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो इससे भी हमें पता लगता है कि सीक्वेंस में कोई चेंज है या नहीं है। सम कैंसर डिजीजेज में इन जेनेटिक चेंजेस को डायग्नोज करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इंक्रीज्ड कॉपी नंबर की वजह से होने वाले कोई कैंसर अगर है जो प्रेजेंट होता है सीक्वेंस, मान लीजिए किसी में आपके जो है एडेनाइन है वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हो गया, जितने नंबर में होना था उससे ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से कोई कैंसर कॉज हो रहा है, तो हम फिश की टेक्निक से जान सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कितने कॉपी नंबर में वहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये एग्जांपल है ERBB2, ये जो जीन है HER2 के नाम से भी जानी जाती है ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाता है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस है फिश के, जैसे कि क्रोमोसोमल एब्रेशन को या डिलीशन को आइडेंटिफाई करता है, जिसमें कि क्या होता है, एक सर्टेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो पूरा का पूरा मिस हो जाता है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, क्रोमोसोम सेगमेंट जो है वो फ्लोरेसेंस ही नहीं दिखाएगा, कम दिखाएगा अगर नॉर्मल सेल वाले से, नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम से हम कंपेयर करेंगे। तो कभी भी हम कंपैरिजन करके ही जान सकते हैं कि जो डिजीज पर्सन है उसके DNA सीक्वेंस में क्या चेंज आया है। ये एक शॉर्ट ओवर व्यू कह सकते हैं या फिश टेक्निक का, आप अपने डायग्राम्स में इसको यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, सिंपली आप एक DNA प्रोब ले रहे हो, जो DNA सेगमेंट को आपने मार्क कर दिया। ठीक है, आप उसको अपने सेगमेंट में, अपने जो होल DNA है उसमें भेजोगे, और फिर देखोगे कि वो अटैच हो रहा है, और जब वो अटैच होगा तो वो कलर प्रोड्यूस करेगा, और इसी से आपको पता चलेगा कि हाँ उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वहां पर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो प्रोब भी वहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं। अब देखिए माइक्रो एरेज, DNA माइक्रो एरेज, इसमें क्या होता है, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें कि मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ पर्पजेस के लिए हम यूज करते हैं। माइक्रो एरेज को कैसे यूज किया जाता है, वेदर एन इंडिविजुअल्स DNA कंटेन्स अ डुप्लीकेशन, डिलीशन और लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ आइडेंटिकल DNA विच कैन सम टाइम कॉज डिजीज। तो यहाँ पर भी वही देखा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है, कहीं कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है DNA में, या फिर आइडेंटिकल DNA बहुत हाई नंबर में तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कैरियोटाइपिंग की जैसे ही माइक्रो एरे टेस्टिंग में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम्स को देखा जाता है एक ही बार में। ठीक है, और चेंजेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, ये कैरियोटाइपिंग और फिश से ज़्यादा महीन चेंजेस या ज़्यादा स्मॉलर चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, अब माइक्रो एरेज बनते कैसे हैं, 1000 ऑफ शॉर्ट सिंथेटिक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, और वो किससे अटैच होते हैं, एक बीड या फिर एक चिप से अटैच कर दिए जाते हैं, और ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब DNA sequences comprise the normal gene being examined as well as different versions of that gene that have been found in humans। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल जीन को भी एनालाइज करेंगे और उसके जितने भी वेरिएंट अभी तक पाए गए हैं उसको भी एनालाइज करेंगे, और उसको फिर मैच करेंगे कि जो DNA है पर्सन के सैंपल में वो किससे जाकर मैच कर रहा है, और उसको हम लेबल कर देंगे फ्लोरेसेंट डाई से। ठीक है, और माइक्रो एरे से ऐड कर देंगे। अब जो रिजल्टिंग पैटर्न आएगा फ्लोरेसेंस का, उसको एग्जामिन करेंगे और उसको देखेंगे कि वो किससे मैच कर रहा है, क्या नॉर्मल वाली जीन के पैटर्न से मैच कर रहा है या उसके जो वेरिएंट्स हमने बनाए हैं उस जीन से मैच कर रहा है। और हर क्रोमोसोम के पॉइंट को हम एग्जामिन करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो नहीं प्रेजेंट है, या कोई क्रोमोसोम मिसिंग तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर एक डुप्लीकेशन हुआ तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि क्रोमोसोम की एक और कॉपी प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा कॉपी प्रेजेंट है, और अगर डिलीशन है तो वो बताएगा कि नॉर्मल से कम कॉपी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि नॉर्मल और जो डिजीज पर्सन है उसके सीक्वेंस में, उसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या क्रोमोसोम में
क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से प्रोबेबली डिजीज कॉज हो रही है। Macroarrays may also include additional information collected from single nucleotide polymorphism। मतलब अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कहीं पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, जैसे कि ACTG है जो हमारे, इसमें सिंगल सीक्वेंस में कहीं अगर पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, मतलब वो एक स्ट्रक्चर के अलावा किसी और स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट रह रहे हैं, तो वो भी बता सकता है माइक्रो अरे। ठीक है, ऑल्दो दीज SNP डोंट एक्चुअली टेल अस सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो हमें नहीं बता सकती कि ATCG में से कौन सा सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट है या ना प्रेजेंट है, लेकिन वही आइडेंटिफाई कर देंगी कि कौन सा पेयर जो है वो प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन से भी हमें पता चलता है कि सीक्वेंस क्या चल रहा है। यहाँ पे सारी बात यही है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्वेंस में अरेंज है, एक सिंगुलर न्यूक्लियोटाइड कोई इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं कर रहा है, बल्कि उसका स्पेसिफिक पोजिशनिंग जो है वो इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, और उस पोजिशनिंग में अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से डिजीज कॉज होता है। और यही वेरियस तरीकों से हम जान सकते हैं कि क्या कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आप DNA माइक्रो एरे का एक ओवरव्यू देख सकते हैं। और लास्टली हम जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग के द्वारा भी जान सकते हैं कि कोई चेंज है जीन के एक्सप्रेशन में। यहाँ से हम एक्सप्रेशन जान सकते हैं, सीक्वेंस नहीं जान सकते। तो जीन के एक्सप्रेशन में हम जान सकते हैं कि कौन सी जीन्स हैं जो टर्न ऑन है डिजीज कंडीशन में या टर्न ऑफ है। जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द जीन्स। तो एक्सप्रेशन क्या, जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है, रिजल्ट किस में करता है, प्रोटीन में बन के रिजल्ट करता है। तो हम प्रोटीन को एनालाइज करके देखते हैं कि जीन एक्सप्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, वेरियस टिश्यूज को आप लेते हो, उसके बाद में उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे आप लोगे, आप RNA आइसोलेट करते हो और RNA को फिर क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो एक प्रोटीन बनाने के लिए जो कि सेल से रिक्वायर्ड है। फिर इन जीन एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हो कि एक नॉर्मल पर्सन में वो कितना एक्सप्रेस हो रही है और एक अनहेल्दी पर्सन या फिर जो डिजीज पर्सन है उसमें कितनी वो जीन एक्सप्रेस हो रही है। एग्जाम्पल देखिएगा, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अवेलेबल है। ये टेस्ट जो है क्या करते हैं, ये RNA के प्रोडक्ट को जो है चेक करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ जीन्स को कि वो ब्रेस्ट ट्यूमर्स के केस में क्या कर रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही हैं बॉडी में, कम एक्सप्रेस हो रही हैं, और इससे पता करते हैं कि कौन कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कैंसर कॉज करने के लिए। और ये हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही है, डायग्नोसिस से लेके प्रोग्नोसिस हर चीज़ में। ठीक है, तो ये था हमारा टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स थे जिसके द्वारा हमने देखा कि कैसे जेनेटिक एनालिसिस है वो हो रही है और जेनेटिक एनालिसिस को कैसे इंटरप्रेट करके हम पता लगा रहे हैं कि डिजीज़ जो है वो ह्यूमंस में है या नहीं है, और इसी को पता लगाने को ही डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, डिजीज़ के प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं हम जब, तो उसी को डायग्नोसिस कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर, और ये नोट्स आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई डाउट हो तो बताइए, कोई सजेशन हो तो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।